हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तिरुवनंतपुरम डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो तिरुवनंतपुरम डिवीज़न आते हैं वहाँ पर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यह पेपर कंडक्ट हुआ था, जो कि CNW मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। और यह पेपर 25% LDCE कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की तो इस पेपर को 5 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत टोटल जो नंबर ऑफ प्रश्न पूछे गए थे वो टोटल 110 पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न को अटेम्प्ट करने की रिक्वायरमेंट था, जिसके लिए कैंडिडेट को जो समय दिया गया था वो टोटल 2 घंटे का समय दिया गया था। साथ ही साथ इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी पर क्वेश्चंस 1 मार्क्स, यानी टोटल आप 100 प्रश्न अटेम्प्ट करते थे तो आपको 100 मार्क्स के लिए टोटल एलिजिबल होंगे। इसके अलावा इस पेपर के अंतर्गत जो नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था, जो कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत किस तरह का प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर अगर बात करें हम पहले प्रश्न की, तो जो पहले प्रश्न पूछे गए थे, द मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट एबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इन कोच इज, यानी रेल स्तर से जो बफर के केंद्र तक अधिकतम मानक बफर ऊंचाई होता है वो कितना होता है, वो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, कोचेज या वैगन दोनों में से भी होता है। तो यहाँ पर जो बफर हाइट होता है, जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड, वो होता है 1105 mm। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके जो नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं उसमें मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट पूछ लिया गया है। तो मिनिमम जो स्टैंडर्ड हाइट होता है सेंटर जो बफर का होता है वो होता है 1030 mm। तो जो नेक्स्ट प्रश्न के लिए उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 1030 mm हो जाएगा, यानी जो 1105 मैक्सिमम होता है और मिनिमम जो लोडेड कंडीशन में होता है वह 1030 mm होता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न है विच टाइप ऑफ बियरिंग इज यूज्ड इन BTPN वैगन, यानी जो BTPN जो हमारा बोगी टैंक पेट्रोलियम एयर नोमेटिक ब्रेक सिस्टम वाले जो वैगन होते हैं उसमें जो बियरिंग प्रयोग किए जाता है वह CTRB टाइप होते हैं, यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी यहाँ पर ECR का हेडक्वार्टर पूछा गया है। तो ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो हाजीपुर बिहार के अंतर्गत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो टोटल 5 डिवीजन्स को रखे गए हैं। जो पहला डिवीजन की अगर बात करें हम तो सोनपुर डिवीजन को रखा गया है। दूसरे की अगर बात करें तो दानापुर डिवीज़न इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड अगर बात करें डिवीजन्स की तो DDU यानी दीनदयाल उपाध्याय, जिसे हम मुगल सराय डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके अंतर्गत समस्तीपुर डिवीज़न भी आते हैं। इसके अलावा जो 5वां डिवीजन्स है वह धनबाद डिवीज़न। यह सारे जो 5 डिवीजन्स है वह ईस्ट सेंट्रल रेलवे हेडक्वार्टर जोन के अंतर्गत ये डिवीजन्स आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर हाउ मेनी RCD आर प्रेजेंट इन त्रिवेंद्रम डिवीजन, यानी जो त्रिवेंद्रम डिवीजन है वहाँ पर कितने नंबर्स में RCD मौजूद है उसका यहाँ पर नंबर पूछे गए। चूँकि यह डिविजनल बेसिस पर प्रश्न है तो यहाँ पर हम केवल यहाँ पर RCD के बारे में बताएंगे, बाकी आप डिवीजन वाले जो कैंडिडेट होंगे वो अपने अनुसार वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर बात करें हम RCD की तो RCD का फुल फॉर्म होता है रेलवे कंज्यूमर डिपोट होता है।
जिसे आप अगर बात करें तो फ्यूल डिपोट के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज किया जाता है रेलवे में। जो हमारा डीजल लोकोमोटिव्स होते हैं उसमें ऑयल फिलिंग, जो हमारा HSD जो हाई स्पीड डीजल्स होते हैं उसको फिलिंग के लिए, और जिसके लिए जो हमारा डिपो होता है फ्यूल डिपो, जो हमारा RCD डिपो होते हैं उसके तहत इसको इस तरह के ऑयल्स को स्टोरेज और डिसवर्सल्स करने का काम यह RCD डिपो करते हैं। तो यहाँ पर आप नंबर्स जो इसका है यूज यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। ये नंबर्स आप डिविजनल बेसिस पर प्रत्येक डिवीजन का अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर ऑफ एक्सल बॉक्स ऑफ ICF कोचेज बियॉन्ड विच कोच मस्ट बी डिटैच्ड फ्रॉम सर्विस। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि ICF कोचों के एक्सल का अधिकतम स्वीकार्य तापमान क्या होगा जिसके अलावा कोच को सेवा से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होगा। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैक्सिमम कितना टेम्परेचर परमिसिबल होंगे ICF कोचेज की एक्सल बॉक्स का, जिसके बाद हम उस कोच को जो अफेक्टेड कोच होंगे उसको हमको रेक से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होगा। तो जब भी आपसे प्रश्न कोचेज की रिगार्डिंग अगर पूछा जाता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा मोर देन 80 डिग्री सेल्सियस अगर एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर आता है तो उस कंडीशंस में कोच को, जो अफेक्टेड कोच होंगे उसको रेक से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी कई सारे जो रूल्स होते हैं उसमें उस बेसिस पर है, जिसमें सेम टेम्परेचर्स, ये कंपनी वगैरह, डेस्टिनेशन वगैरह काफ़ी सारे इसमें होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर पूछा जाता है तो मैक्सिमम जो 80 डिग्री से अगर ज़्यादा होता है तो उस बेसिस पर हम उसको डिटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सल बॉक्स ऑफ ICF कोच इज मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि ICF कोच के दो एक्सल बॉक्स के तापमान का अंतर 15 डिग्री से अधिक है तो उस केस में क्या एक्शन लिया जाएगा वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जो एक्सल बॉक्स के जो दो एक्सल बॉक्स के टेम्परेचर का डिफरेंस की बेसिस पर अगर बात करें तो 10 डिग्री तक अगर टेम्परेचर रहता है तो इसमें हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अगर वह 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक का अगर टेम्परेचर होता है तो इस कंडीशंस में हम जो इन रूट वाले जो नेक्स्ट CNW पॉइंट्स होंगे उसको हम अगले नेक्स्ट करके हम उसको इन्फॉर्म करते रहेंगे ताकि वहाँ पर उसकी जांच प्रॉपर तरीके से किया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें अगर 16 डिग्री से लेकर अगर 20 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अगर आता है दो एक्सल बॉक्स के टेम्परेचर्स तो उस केस में हम करेंगे कि जो CNW जहाँ पर इसको जांच किया गया हो तो वहाँ से CNW स्टाफ द्वारा इसको एक कंपनी किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें अगर मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस अगर आता है दो एक्सल बॉक्स के बीच के टेम्परेचर्स तो इस केस में भी जो अफेक्टेड कोच होंगे उसको सर्विस से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर आप 4 कंडीशन देखे हैं जिसमें अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग एक्शंस की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मैक्सिमम नहीं बताया गया कि 20 है या विदिन 20 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर हम थर्ड वाले जो कंडीशंस है बिटवीन 16 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस जिसमें CNW स्टाफ को अप टू डेस्टिनेशन एकम्पनी करने की रिक्वायरमेंट होता है वो यहाँ पर हम उत्तर लेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। CNW स्टाफ टू एकम्पनी अप टू डेस्टिनेशन। नेक्स्ट जो प्रश्न है द मैक्सिमम इनकेसमेंट परमिटेड ऑन LAP इज, यानी LAP लीव ऑन एवरेज पे पर जो मैक्सिमम इनकेसमेंट किया जा सकता है वो कितना किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि सर्विस के दौरान या आफ्टर रिटायरमेंट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे तो अगर सर्विस के दौरान अगर इनकेसमेंट की अगर बात होती है तो मैक्सिमम पूरे सर्विस में 60 LAP से ज़्यादा आप इनकेसमेंट नहीं करा सकते हैं, जिसमें 6 टाइम्स में 10 LAP की जो इंटरवल के साथ आप 2 साल के इंटरवल के साथ आप उसको इनकेसमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम रिटायरमेंट के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम में मैक्सिमम
300 LAP आप इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है उसी की रेंज में दिया गया है। तो आप प्रश्न को एज अ रिटायरमेंट बेसिस के तौर पर इस प्रश्न का उत्तर दे। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑन रिटायरमेंट 300 LAP, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन DB इज वर्किंग कंडीशन द पोजीशन ऑफ DB हैंडल इज, यानी जब DB वर्किंग कंडीशंस में हो तब उस दौरान जो DB का हैंडल होगा वो कौन से कंडीशंस में होगा। यहाँ पर दो कंडीशन हम लेंगे। एक हमारा DB है जो वर्किंग कंडीशंस में है, तो इस कंडीशन में जो DB का हैंडल होगा वह वर्टिकल कंडीशन में होगा। दूसरा हमारा है DB जो कि आइसोलेट कंडीशंस में है, तो इसमें जो हमारा हैंडल होगा उसको हमारा आज हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा और इसको हम वायर के द्वारा सिक्योर करते हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में पूछा गया था वर्किंग कंडीशन में, तो यह वर्टिकल कंडीशन DB हैंडल का सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द करेक्टिव एक्शंस इफ डंप वाल्व इज वेंटिंग कंटिन्यूअसली, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि डंप वाल्व जिसे हम एंटी स्किड वाल्व के नाम से जानते हैं और WSP सिस्टम का यह पार्ट्स होता है LHP कोचेज के अंतर्गत, तो यहाँ पर बात करें अगर लगातार वह बेंट कर रहा है, यहाँ से प्रेशर निकल रहा है, तो उसमें हम जो एक्शन लेंगे करेक्टिव एक्शंस वो क्या होगा। तो इस केस में अगर बात करें हम तो करेक्टिव एक्शन यह होगा कि हम डंप वाल्व के जो कनेक्टर होंगे उसको हम पुल आउट करेंगे और फिर से दोबारा से लगा कर देखेंगे। तो अगर वह तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, वाई ओनली वन लेटरल डैम्पर इज प्रोवाइडेड ऑन ईच LHP बोगी, यानी प्रत्येक LHP बोगी पर केवल एक लेटरल डैम्पर क्यों लगे होते हैं। तो प्रत्येक जो बोगी होते हैं उसमें एक लेटरल डैम्पर लगाने का पर्पस होता है कि जो बोगी का जो हमारा बोथ साइड का जो लेटरल मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम हमारा लेटरल डैम्पर करता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इट कैन कंट्रोल बोथ साइड लेटरल मूवमेंट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हेन आइसोलेटिंग हैंडल ऑफ C3 टाइप DB इज केप्ट इन हॉरिजॉन्टल एट चार्जिंग पोजीशन C3 टाइप, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा C3 टाइप की जो आइसोलेटिंग हैंडल को चार्जिंग पोजीशन में हॉरिजॉन्टल में रखा जाता है तो उस दौरान क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि जब भी हमारा C3 टाइप DB जो होता है उसको चार्जिंग के दौरान अगर हम हॉरिजॉन्टल कंडीशन में रखते हैं तो इस दौरान हमारा प्रेशर उसके ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जाएगा और वो हमारा पिस्टन बाहर की तरफ पुश अप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमको यह करना होता है कि जो हमारा क्विक रिलीज वाल्व होता है DB के अंदर उससे हमें मैनुअल रिलीज करने की रिक्वायरमेंट पड़ता है जब अगर हम चार्जिंग के दौरान उसे आइसोलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इन एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक इन टू एंड गुड्स रेक द एम्प्टी रेक आफ्टर अनलोडिंग शुड बी ऑफर्ड फॉर इंटेंसिव एग्जामिनेशन बिफोर, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एयर ब्रेक एम्प्टी स्टॉक एंड टू एंड जो गुड्स रेक होते हैं अनलोडिंग के बाद खाली रेक होने से पहले इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए पेश किया जाना चाहिए। कब किया जाना चाहिए, जब कोई इंटेंसिव हमारा टाइप अगर BBC होता है किसी रेक की, तो इसमें हमारा वन लोडिंग से लेकर जो डेस्टिनेशन पॉइंट तक होते हैं यहीं तक हमारा BPC वैलिड होता है। एक बार यह लोडेड होकर डेस्टिनेशन तक प्रॉपर पहुंच जाए, फिर वहां अगर अनलोडिंग हो गई, फिर उसके बाद अगर लोडिंग करने की रिक्वायरमेंट होता है तो फिर से उसकी इंटेंसिव एग्जामिनेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद उसमें लोडिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर वो अनलोड होता है फिर अगर उस अगले लोडिंग से पहले बिफोर लोडिंग नेक्स्ट लोडिंग यहाँ पर हमें
इंटेंसिव एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इफ द टेम्परेचर ऑफ एक्सेल बॉक्स ऑफ अ बीसीएन बैगन इज मोर देन 65 डिग्रीज, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई बीसीएन बैगन के एक्सेल बॉक्स का तापमान 65 डिग्री सेल्सियस है, तो इस केस में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें अगर कि 3 कंडीशन इसमें भी होते हैं कि अगर जो हमारा एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर अगर बैगन के केस में 60 डिग्री से लेकर अगर 65 डिग्री टेम्परेचर के अगर बीच होता है, तो इस केस में जो CNW स्टाफ है वह जितने भी हमारा CNW पॉइंट्स आएगा वहाँ पर इसको अच्छे प्रॉपर तरीके से इसको चेक किया जाएगा जब इसका टेम्परेचर 60 से लेकर 65 डिग्री सेल्सियस के रेंज में अगर एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर आता है। इसके अलावा अगर बात करें हम, अगर वह 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर, तो इस केस में जो नेक्स्ट TXR पॉइंट जो होता है उसके द्वारा चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो सेक्शनल कंट्रोलर होते हैं उसको भी एडवाइस दिया जाएगा कि जितने भी जो इन रूट स्टेशन मास्टर्स है वो प्रॉपर तरीके से जब थ्रू आउट जिस स्टेशन से पास आउट होंगे वो ट्रेन, उनको प्रॉपर तरीके से वॉच करते रहें और अगले स्टेशन को इन्फॉर्म करते रहें जब इसका टेम्परेचर 65 डिग्री से लेकर 90 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। अगर बात करें मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस की अगर रेंज में अगर होता है, तो इस केस में जो अफेक्टेड बैगन होगा उसको रेक्स से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया था मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस, अप टू नहीं बताया गया कितने डिग्री तक, तो यहाँ पर हम सेकेंड वाले रेंज में लेंगे जिसमें हमारा टू बी चेक्ड एट नेक्स्ट TXR पॉइंट, जो अगले TXR पॉइंट जो आएगा इन रूट के दौरान, तो वहाँ पर उसके द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक किया जाएगा। साथ ही साथ सेक्शनल कंट्रोलर को इन्फॉर्म, सारे स्टेशन मास्टरों को इन्फॉर्म करेंगे कि वह जो ट्रेन पास आउट करेगा उसको प्रॉपर तरीके से वॉच आउट करते रहें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब रेंज 65 से लेकर 90 डिग्री के रेंज में होगा एक्सेल बॉक्स का टेम्परेचर बीसीएन बैगन के केस में। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, हाउ मेनी हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम आर प्रेजेंट इन TVC डिवीजन, यानी जो हमारा TVC डिवीजन्स के अंतर्गत कितने हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पर हम बात करें तो TVC डिवीजन के अंतर्गत इसमें हॉट एक्सेल बॉक्स के पहले बारे में हम बात करेंगे कि हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर सिस्टम, जिसे हम HABD शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, जिसका काम होता है हमारा कि जितने भी सीरियस रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि ड्रिलमेंट्स एंड फायर्स, जो कि हमारा ओवर हीटेड बियरिंग्स के कारण होते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा ओवर हीटेड बियरिंग्स हो जाते हैं जिसके कारण हमारा ड्रिलमेंट या फायर लगने की संभावना होती है, तो उस केस में या सीरियस रेलवे एक्सीडेंट को या प्रिवेंट करने का काम HABD डिवाइस करता है, जिसका जो हमारा एक्सेल बॉक्स है उसको कितना गर्म है उसको डिटेक्ट करने का काम HABD का काम करता है। लेकिन यहाँ पर हमें डिवीज़न बेसिस पर यह पूछा गया जो कि अलग अलग डिवीजन्स में या अलग अलग रूप में मौजूद है नंबर्स में, तो यहाँ पर आप डिविजनल बेसिस पर इसको आप देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। TVC डिवीजन्स के जो कैंडिडेट्स होंगे वो यहाँ इसका प्रश्न बताए कितने संख्या में आपके डिवीजन्स में या TVC जो HABD लगे हुए हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल परसेंटेज ब्रेक पावर ऑफ CC रैक्स एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो CC रैक्स होंगे उसका मिनिमम परमिसिबल परसेंटेज ब्रेक पावर का कितना होगा ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, यानी शुरुआती स्टेशन पर। तो CC का फुल फॉर्म होता है हमारा क्लोज सर्किट, जो कि जब भी यह क्लोज सर्किट होता है CC रैक तो एक नॉमिनेटेड इसका पाथवे बना होता है जहां पर ही इसको चलाना होता है। अगर वह सर्किट को ब्रेक करता है तो इस केस में BPC इसकी इनवैलिड हो जाती है।
तो यह जब भी इसका बीपीसी बनाया जाता है उसमें इसमें मार्क किया हो रहता है कि किस किस पाथवे पर इसको रन करना है। यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वह ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 100%, जबकि इन रूट में मिनिमम 90% इसका ब्रेक पावर होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें हम तो इस पेपर को येलो कलर जो पेपर होते हैं उस पेपर पर इसको पेंट आउट लिया जा सकता है, यूज किया जाता है सीसी रैक के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो इस पेपर जो सीसी रैक्स के एग्जामिनेशन के लिए 100 मैन आवर पर रैक की रिक्वायरमेंट होता है इसकी एग्जामिनेशन करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो जो सीसी रैक्स होते हैं वो या तो 30+5 डेज या 35+5 डेज जो अलग अलग किलोमीटर बेसिस के अनुसार इसको रन किए जाते हैं। इसके अलावा भी एक मेन पॉइंट्स है इसका कि जो सीसी रैक्स होते हैं इसमें अगर जो ट्रेन मैनेजर द्वारा अगर इसके बैक पेज पर अगर किलोमीटर मेंशन नहीं किया जाता है तो इसकी बीपीसी घटकर केवल 20 डेज का रह जाता है, तो इसको आप ध्यान रखें। यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया था मिनिमम परसेंटेज का ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, तो यह 100% होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट्स शोज, यानी खाली लोड डिवाइस संकेतक प्लेट क्या दिखाता है। तो यहाँ पर हम बात करें एम्प्टी लोड डिवाइस जो कि हमारा जो कन्वेंशनल टाइप वैगन्स होते हैं BCN वगैरह, तो वहाँ पर हमें मैनुअली एम्प्टी अगर वैगन हो तो एम्प्टी कंडीशंस में इसको डिवाइस को रखना होता है हैंडल को, अगर वो लोडेड कंडीशन में है तो लोडेड कंडीशन में इसको पुट आउट करना पड़ता है। तो इसमें कुछ कलर कोड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें तो येलो कलर अगर हो तो वह एम्प्टी कंडीशन को इंडिकेट करता है, और ब्लैक कलर की तरफ अगर उसका हैंडल हो तो वह लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो यह कैसे पता करेंगे कि हम इसको एम्प्टी कंडीशन में कब रखना है, तो जब भी हमारा वैगन का जो ग्रॉस लोड है वह 42.5 टन से अगर बिलो हो तो हम येलो कलर की तरफ यानी एम्प्टी पोजीशन की तरफ इसको हैंडल को पुट आउट करेंगे। जबकि अगर बात करें हम 45 टन एंड एबव यानी उससे ज़्यादा अगर हो ग्रॉस लोड वैगन की, तो हम इसे लोडेड कंडीशन में हैंडल को रखेंगे जहां पर हमारा ब्लैक कलर से इसको इंडिकेट करता है। यहाँ पर हमसे कलर कोड केवल पूछा गया था प्रश्न के अंतर्गत, येलो एम्प्टी को इंडिकेट करता है और ब्लैक लोडेड कंडीशन को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज्ड व्हेन डीवी इज आइसोलेटेड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी डीवी आइसोलेटेड होगा तो निम्न में से कौन सा जो हमारा इक्विपमेंट होगा वह चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न में नहीं बताया गया है कि ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम है या सिंगल पाइप ब्रेक सिस्टम है। अगर बात करें हम कि ट्विन पाइप होकर होगा तो डीवी आइसोलेट रहे या वर्किंग रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एपी पाइप के जरिए हमारा AR चार्ज हो जाएगा, ऑक्सिलरी रिजर्वायर जो होता है हमारा वो चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करिए अगर सिंगल पाइप होगा तो हमारा AR चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम तो इस प्रश्न को अगर बात करें तो विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज व्हेन डीबी इज आइसोलेटेड। अगर डीबी आइसोलेटेड होता है तो केवल और केवल हमारा जो कंट्रोल रिजर्वायर है CR जिसे हम CR बोलते हैं वह मेनली तौर पर वह चार्ज नहीं होगा। साथ ही साथ जो हमारा ब्रेक सिलेंडर होता है वहाँ पर भी हमारा प्रेशर नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में मेंशन नहीं किया गया है कि यह सिंगल पाइप है या ट्विन पाइप है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ए ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ड्यूरिंग रोलिंग इन ऑफ अ ट्रेन, यानी ट्रेन के रोलिंग इन के दौरान जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होता है वह 30 kmph होता है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, जब वह रोलिंग इन पॉइंट की तरफ इंटर करता हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज DEMU, यानी DEMU का फुल फॉर्म होता है डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ AMOC। AMOC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो AMOC का पूर्ण रूप होता है एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न है, SS2 यानी सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोच इज डन इन द इंटरवल ऑफ हाउ मेनी मंथ्स। यानी जो LHB कोचेज होते हैं उसका सॉफ्ट शेड्यूल SS1 या SS2 या SS3 करवाया जाता है अलग अलग इंटरवल पर। तो यहाँ पर प्रश्न में सॉफ्ट शेड्यूल 2 के बारे में पूछा गया है, कितने अंतराल पर, महीने के अंतराल पर इसका सॉफ्ट शेड्यूल 2 किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सॉफ्ट शेड्यूल 1 के अंतर्गत 18 मंथ्स या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर इसको कंडक्ट करवाया जाता है। वहीं SS2 की अगर बात करें तो 36 मंथ या 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर इसको कराया जाता है। वहीं सॉफ्ट शेड्यूल 3 की अगर बात करें तो यह 72 मंथ्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर इसको अलग अलग शेड्यूल्स कराए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में सॉफ्ट शेड्यूल 2 पूछा गया था, कितने महीने के अंतराल पर कराया जाता है? तो यह 36 मंथ के अंतराल पर कराए जाएंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस टू व्हील ऑफ ICA बोगी इज टेकन फ्रॉम। यानी ICA बोगी के पहिए का लॉन्गिट्यूडनल एवं लेटरल जो गाइडेंस होता है उसका मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर बात करें हम ICA बोगी के बारे में पूछा गया है लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल गाइडेंस के रिगार्डिंग में। तो यह जो गाइडेंस किया जाता है वह डैशबोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द फंक्शन ऑफ नॉन निडल वाल्व जिसे NRV भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, यूज्ड इन ईयर ब्रेक सिस्टम। यानी ईयर ब्रेक सिस्टम में NRV यानी नॉन निडल वाल्व का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो हमारा FP फीड पाइप लगा होता है और एक हमारा BP ब्रेक पाइप लगा होता है। तो जो फीड पाइप के जरिए हमारा जो डट कलेक्टर से आगे बढ़कर हमारा जो ब्रांच पाइप जाता है, जहाँ पर हमारा आइसोलेटिंग कॉक लगा होता है, फिर वहाँ से हमारा NRV लगा होता है नॉन इंटरनल वाल्व, इससे जरिए प्रेशर हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर यानी AR टैंक में जाता है। तो NRV का काम होता है कि जो हमारा फीड पाइप का प्रेशर है इसको जाने तो देगा लेकिन वापस यह आने नहीं देता है FP पाइप के अंतर्गत, यही NRV का काम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इस तरह का ऑप्शन दिया गया है कि टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ एयर फ्रॉम AR टू FP यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर टू FP के अंतर्गत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड इन न्यूमेटिक ब्रेक्स इज। यानी जो न्यूमेटिक ब्रेक के साथ जो बोगी पेट्रोल टैंक वैगन लगे होते हैं उसका जो मैकेनिकल कोड होता है वह BTPN होता है। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ फॉल्ट कर दिया गया है कि ये बीच में इंक्लूड कर दिए गए, इसको आप इग्नोर करके चले। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप ए ले सकते हैं, BTPN। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इन LHB कोच इज। यानी LHB कोच में एंटी रोल बार का जो मुख्य कार्य होता है, मेन फंक्शन होता है, वो क्या होता है? तो एंटी रोल बार का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कि जो कोच के रोलिंग मोशंस है उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टू प्रिवेंट रोलिंग मोशन ऑफ कोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर व्हाट पर्पस
आर फिन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन ब्रेक डिस्क ऑफ LHV बोगीज। यानी जो LHV बोगी के ऊपर हमारा जो एक्सल के ऊपर हमारा जो ब्रेक डिस्क लगे होते हैं उसमें इस तरह का हमारा बीच में गैप रखकर हमारा जो फिन्स प्रोवाइड किया होता है उसका यहाँ पर पर्पस उद्देश्य पूछा जा रहा है कि क्यों प्रोवाइड किया होता है। तो इसका काम होता है हमारा कि जब भी हमारा कोचेज रन करता है, बोगी रन करते हैं, तो इस दौरान जो हम जब भी इसमें हम ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक पैड जैसे ही इस पर हिसाब होता है तो इसमें मैकेनिकल जो हमारा स्ट्रेस होता है वह पैदा होने लगता है। तो इस कंडीशन में हमारा ब्रेक डिस्क पर कूलिंग का प्रभाव पड़ते रहे, इसलिए इसमें बीच बीच में गैप दे दिया जाता है, फिन्स प्रोवाइड किया होता है ताकि जो ब्रेक डिस्क के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से कूलिंग किया जा सके। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू प्रोवाइड इफेक्टिव कूलिंग ड्यूरिंग ब्रेकिंग। अगर बात करें ब्रेक डिस्क की, तो ब्रेक डिस्क प्रत्येक एक्सल पर 2 की संख्या में होता है। अगर बोगी के रिगार्डिंग अगर पूछा जाता है तो 4 की संख्या में पर बोगी होता है और 08 की संख्या में पर कोच ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ब्रेक डिस्क का जो डाया होता है वह 640 mm होता है और इसकी अगर बात करें थिकनेस की तो इसका जो थिकनेस होता है वह 110 mm होता है। जब यह रिड्यूस होकर 96 mm पर आ जाता है तो इसको हम सर्विस से हटा देते हैं। साथ ही साथ जो हमारा ब्रेक डिस्क बना होता है वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं इसको आप याद रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, ब्रेक इंडिकेटर शोज ग्रीन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, व्हाट रीजन शुड बी। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में हो फिर भी जो ब्रेक इंडिकेटर है वो हमारा ग्रीन शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या रीजन हो सकता है कि वो ग्रीन अभी अप्लाइड कंडीशन में भी शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हो सकता है कि हमारा जो कंट्रोल रिजर्वायर है कोच का वो प्रॉपर तरीके से चार्ज ना हुआ हो। सेकेंड, हो सकता है कि जो हैंड ब्रेक है वह रिलीज पोजीशन में ही स्टक हो चुका हो, तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि वह ब्रेक अप्लाइड में भी ग्रीन शो कर रहा हो। थर्ड कंडीशन हो सकता है कि जो ब्रेक सिलेंडर का जो से हमारा काफ़ी मात्रा में लीकेज हो रहा हो जिससे हमारा प्रॉपर प्रेशर अप्लाई नहीं होने के कारण जो हमारा इंडिकेटर है वो ग्रीन अभी शो कर रहा हो। तो यहाँ पर हमारा जो एबव एनी ऑफ एबव रीजन्स होगा वो सारे रीजन्स हो सकते हैं कि हमारा ब्रेक अप्लाई कंडीशन में भी जो ब्रेक इंडिकेटर है वह ग्रीन शो कर रहा है अभी भी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन बोथ ब्रेक डिस्क ऑफ वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक पहिए के दोनों ब्रेक डिस्क पर ब्रेक बाइंडिंग के मामले में आप सबसे पहले क्या करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपसे पूछा जा रहा है कि जब एक्सल पर हमारा दोनों ब्रेक डिस्क है उसमें अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा। तो इस कंडीशन में हम बात करें अगर पहले स्टेप की, तो पहला स्टेप करेंगे कि जो अफेक्टेड ट्रॉली है उसको हम आइसोलेट कर देंगे। तो ये हमारा जो पैनल लगा होता है ब्रेक पैनल अंडर फ्रेम के अंतर्गत LHV कोच में, वहाँ पर हमारा दोनों साइड के लिए एक नोज इस तरह का नोब दिया होता है। तो आप जिस तरह का अगर इस तरह का अफेक्टेड ट्रॉली हो तो इस तरह का मूव करें और इस तरह लेफ्ट साइड की जो ट्रॉली अगर हो तो लेफ्ट साइड की तरफ की नोज को आप आइसोलेट कंडीशन में रखकर उसको रिलीज करने का प्रयास करें। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइसोलेट अफेक्टेड ट्रॉली, क्योंकि यहाँ पर आपसे सबसे पहला स्टेप पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विस्टिंग और बेल्लो इन ईयर स्प्रिंग। यानी ईयर स्प्रिंग में जो बेल्लो होते हैं उसके ट्विस्टिंग का क्या कारण हो सकता है। तो ट्विस्टिंग का कारण हो सकता है कि जो पिस्टन और बेल्लो के बीच जो डस्ट एक्यूमुलेशन हो वो हो गया हो, या तो इसके अलावा यह हो सकता हो कि जो रनिंग के दौरान कोई ऑब्जेक्ट से उसके ऊपर हीटिंग कर दिया गया हो। साथ ही साथ इसके अलावा अगर बात करें कोजेज की तो इसमें ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन में अगर एक्सेस एप्लीकेशन के होता है तो उस कंडीशन में भी यह जो
बेल्लो है एयर स्प्रिंग का, वह ट्विस्ट करने लगता है। तो यहाँ पर एनी ऑफ द एबव रीजन्स हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ डू यू इंश्योर इफ टू कोचेज आर डेफिनेटली कपल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैसे आप इंश्योर करेंगे कि दो कोचेज निश्चित रूप से कपल्ड हो गया है। तो इस केस में अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रोटेटरी लॉक होता है वो कंप्लीटली रूप से डाउन हुआ हो, और सेकेंड हम देखेंगे कि जो यू तरह का नीचे हमारा इन्वर्टेड यू होता है वो हमारा प्रॉपर तरीके से क्लियर दिख रहा हो। तो यह दोनों मेन कॉजेज अगर हमारा फुलफिल करता है तो इस कंडीशन में हम डेफिनेटली यह इंश्योर हो सकते हैं कि हमारा दो कोचेज प्रॉपर तरीके से कपल हो गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ D1 शेड्यूल्स इज, यानी जो डिपो 1 शेड्यूल्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितने अंतराल पर कराया जाता है। तो टोटल LHP कोचेज का मेंटेनेंस की अगर बात करें तो 3 शेड्यूल्स में कराए जाते हैं डिपो स्तर पर। पहला है D1 शेड्यूल्स, या एवरी ट्रिप पर कराए जाते हैं, यानी प्रत्येक ट्रिप के बाद इस D1 मेंटेनेंस शेड्यूल्स कराना होता है। वहीं D2 की अगर बात करें तो D2 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर इसका डिपो 2 शेड्यूल्स किया जाता है। वहीं D3 की अगर बात करें यहाँ पर तो यह 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के इंटरवल पर डिपो 3 शेड्यूल्स कराए जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न में केवल D1 पूछा गया था, तो यह ऑन एवरी ट्रिप्स, यानी प्रत्येक ट्रिप के बाद इसका डिपो 1 शेड्यूल्स किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अ मिनी रेक्स विल हैव कंपोजिशन ऑफ मिनिमम, यानी एक मिनी रेक की संरचना न्यूनतम कितने वैगन के साथ किया जाएगा। तो मिनिमम मिनी रेक के लिए 20 वैगन की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह केवल और केवल अप्लीकेबल होता है हमारा जो कवर्ड वैगन होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंटरवल बेसिस पर हमारा रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए यहाँ पर मिनी रेक की फॉर्मेशंस की आवश्यकता पड़ जाता है। तो इसमें 20 वैगन्स जो हमारा कवर्ड वैगन के होंगे तो इसको यूज किया जाता है मिनी रेक के तौर पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय PME, यानी PME का से क्या समझते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो PME जो लोको पायलट या गार्ड्स वगैरह होते हैं उनकी अलग अलग जो इंटरवल होता है 2 ईयर्स या 1 ईयर्स के अंतराल पर उनका PME कराना होता है। यहाँ पर बात करें PME का, तो PME का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 यूज्ड टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स ऑफ, यानी CBC कंट्रोल गेज नंबर 3 का उपयोग किस दोष का किस डिफेक्ट को पता करने के लिए किया जाता है। तो जब भी आपसे CBC गेज नंबर 3 का अगर बात करें तो इसका प्रयोग नकल के जो हमारा डिफेक्ट्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, कोच होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कोचिंग डिपोट इज, यानी एक कोचिंग डिपो की कोच होल्डिंग कैपेसिटी होता है वह प्राइमरी प्लस 50% ऑफ सेकेंडरी कोचेज के कैपेसिटी के तौर पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट्स विल इंडिकेट्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार पहले 2 अंक क्या इंडिकेट करेगा। तो टोटल जो नए वैगन नंबरिंग स्कीम है वह 11 डिजिट्स के होते हैं, जिसमें पहला और दूसरा जो डिजिट्स होता है वह टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करता है कि जैसे अगर वैगन BCN है, बॉक्सेन है। इसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ डिजिट्स होते हैं वह ऑनिंग रेलवे, यानी किस रेलवे का यह वैगन बना हुआ है, जैसे NR, WCR। इसके अलावा 5वें और 6ठे अंक की अगर बात करें
तो यह मैन्युफैक्चर ईयर को इंडिकेट करता है। जैसे कोई वैगन अगर 2022 में बना हो तो इसके लिए जो कोड रखा जाएगा केवल 22 जो लास्ट वाले उसको सिलेक्ट किया जाएगा मैन्युफैक्चर के तौर पर 5वें और 6ठे अंक के स्थान के लिए। वहीं 7वें, 8वें, 9वें और 10वें जो डिजिट्स होते हैं यह वैगन के सीरियल नंबर को इंडिकेट करता है। वहीं वैगन के जो 11वें अंक होते हैं वह इसके चेक डिजिट्स को इंडिकेट करता है, जिसकी मदद से वैगन जो 11 अंक का है उसके करेक्टनेस होने का हम जांच कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न में केवल फर्स्ट 2 डिजिट्स का पूछा गया था, तो यह टाइप ऑफ वैगन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इफ ग्रीस वॉचिंग ऑफ बियरिंग फेलियर इज सस्पेक्टेड बाई गार्ड एंड लोको पायलट्स एट इन रूट, देन व्हाट स्पीड सेल और लोडेड गुड्स रेक बी मूव्ड टू नेक्स्ट CNW पॉइंट्स। यदि रास्ते में यानी इन रूट में गार्ड और लोको पायलट द्वारा ग्रीस के रिसाव या बियरिंग फेल होने का कोई अगर सस्पेक्टेड किया जाता है तो उस कंडीशन में अगर लोडेड रेक होगा तो उसको अगले CNW पॉइंट्स तक कितनी गति से लिया जाएगा। तो इसके लिए अगर लोडेड कंडीशन में हो तो इस बेसिस पर उसे 30 kmph तक आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म टू बी इशूड फॉर डिम्ड सस्पेंशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि डिम्ड सस्पेंशन के लिए निम्नलिखित मानक पत्रों में से कौन सा जारी किया जाता है। तो डिम्ड सस्पेंशन सबसे पहले किस अंतराल पर किस लिए किया जाता है, तो यह कर्मचारी को जब भी कोई कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 आवर्स से ज़्यादा अगर रहा हो तो उस कंडीशन में जब भी उसका शुरुआत में हिरासत में लिया गया उस टाइम से उसको सस्पेंड पीरियड में रखा जाएगा और इसको डिम्ड सस्पेंशन के तौर पर जाना जाएगा। इसके लिए कर्मचारी को स्टैंडर्ड फॉर्म 2 यानी SF2 जारी किया जाता है रेलवे प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं SF1 ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। SF3 सब्सिक्वेंट अलाउंस यानी जब भी कर्मचारी निलंबन में हो तो निर्वाह भत्ता के लिए SF3 इशू किया जाता है। वहीं अगर बात करें हम कि जो SF4 है, SF4 का प्रयोग रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है, निलंबन से बहाली के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड यानी ICF जो है वह कहाँ स्थित है। तो ICF चेन्नई पेराम्बूर के अंतर्गत स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पर वर्तमान में भी जो हमारा ट्रेन 18 जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, यहीं पर इसका मैन्युफैक्चर्स किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें कपूरथला की, तो कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। वहीं वाराणसी के अंतर्गत हमारा BLW यानी वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स जो है, जहाँ पर लोकोमोटिव्स का मैन्युफैक्चर्स किया जाता है, वो वाराणसी के अंतर्गत लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज अंडर यानी जो दुर्घटना नियमावली के जो रेलवे गाड़ी की जो वियोग के लिए अंतर्गत होता है, यानी जो हमारा एक्सीडेंट मैनुअल के अंतर्गत जो ट्रेन पार्टिंग होती है वो कौन से क्लासेस के अंतर्गत आता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो टोटल हमारा बात करें एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार तो टोटल 16 टाइप के एक्सीडेंट रेलवे के अंतर्गत क्लासीफाई किया गया है, जिसमें इसको ए से लेकर आर तक रखा गया है, जिसमें आई एंड ओ को वर्तमान में ख़त्म कर दिया गया। केवल ए से लेकर आर तक टोटल 16 टाइप के एक्सीडेंट के बारे में रेलवे द्वारा बताया गया है। इसमें अगर बात करें जो ट्रेन पार्टिंग आते हैं वह ये क्लास के जो हमारा एक्सीडेंट्स होते हैं टाइप्स, जिसमें हमारा फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक होता है, उसके अंतर्गत हमारा ट्रेन पार्टिंग को क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जे क्लास टाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें फेलियर ऑफ इंजन और रोलिंग स्टॉक आते हैं। इसके अलावा हम बात करें के टाइप के क्लास के जो हमारा एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें फेलियर ऑफ परमानेंट वे जो इंजीनियरिंग का फेलियर होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का,
वह क्लास के टाइप के अंतर्गत रखे गए हैं। वही क्लास सी के अंतर्गत जो एक्सीडेंट्स होते हैं कि जो ट्रेन कोई होता है वह रोड ट्रैफिक में अगर पास आउट करता है तो उसे हम क्लास सी टाइप के जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें क्लासीफाई करते हैं। उसके अलावा बात करिए हम पी क्लास जो हमारा एक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें कैजुअलिटी जिसमें हमारा ह्यूमन लॉसेज जो होता है पैसेंजर कोचेज के एक्सीडेंट के केसेस में, तो उसमें कैजुअलिटी वगैरह का जो आता है वह पी क्लास एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, ऑन व्हाट रूट्स पास कैन बी इशूड, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस मार्ग पर पास जारी किया जा सकता है। प्रत्येक रेलवे कर्मचारी को अलग अलग गैजेटेड और नॉन गैजेटेड के बेसिस पर उनको पासेज इशू किया जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम कि जो गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप ए और बी क्लासेस के, उन्हें शुरू से ही 6 सेट पास पर ईयर इशू किया जाता है। वहीं अगर नॉन गैजेटेड ग्रुप सी और डी के एम्प्लॉयज अगर होगा तो उन्हें शुरुआती 1 से लेकर 5 साल के बीच केवल और केवल 1 सेट पास इशू किया जाता है प्रत्येक वर्ष। वहीं आफ्टर 5 ईयर्स उसे 3 की संख्या में पासेज प्रत्येक ईयर जारी किया जाता है। जिसमें अगर बात करें पास के क्लासेस की तो वह आपकी लेवल के अनुसार इसमें वेरी करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि किस रूट पर पास को जारी किया जा सकता है, तो पास के लिए जारी करने के लिए कुछ इसमें रूल्स रखे गए हैं। सबसे पहले तो इसमें आपका शॉर्टेस्ट रूट होना चाहिए, जो आप शुरुआती पॉइंट से लेकर जो डेस्टिनेशन पॉइंट तक आप रूट चूज करते हैं तो यह सबसे शॉर्टेस्ट रूट्स होना चाहिए। इसके अलावा जो सेकेंड इसमें रखा गया है कंडीशन कि अगर आप लॉन्गेस्ट रूट चूज करते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसमें कंडीशन है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के मुकाबले में जो डायरेक्ट रूट्स होते हैं उसमें 15% से ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं होना चाहिए डायरेक्ट रूट्स के मुकाबले में। तो यहाँ पर अगर बात करें ऑप्शंस की तो यहाँ पर क्यूकर होना चाहिए। सीधे यहाँ पर प्रश्न हुआ कि जो 15% से ज़्यादा एक्सेस नहीं होना चाहिए, यानी जो लॉन्गेस्ट रूट होगा वह क्यूकर होगा शॉर्टेस्ट रूट के मुकाबले में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, द कंट्रीब्यूशंस टुवार्ड्स न्यू पेंशन स्कीम, यानी यहाँ पर एनपीएस के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट के द्वारा और एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो कंट्रीब्यूशंस किए जाते हैं वो कितने कितने % होते हैं। यहाँ पर पहले हम एम्प्लॉयज़ की अगर बात करें तो इसमें बेसिक प्लस डीए का 10% कर्मचारी को देना पड़ता है एनपीएस स्कीम के अंतर्गत। वहीं इसमें गवर्नमेंट जो है वह बेसिक प्लस डीए का 14% वह अपने तरफ से ऐड करते हैं। इसमें इसका शुरुआत जो हुआ था एनपीएस स्कीम का वह 1/1/2004 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था शुरुआती स्तर पर। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि जो कंट्रीब्यूशंस है न्यू पेंशन के स्कीम के अंतर्गत, तो इसमें यह नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशंस या एम्प्लॉयज़ का। आप एम्प्लॉयज़ के स्तर पर यहाँ पर प्रश्न का जवाब दे तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग एबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव में बी ग्रांटेड, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मेल यानी जो फीमेल कर्मचारी होती है रेलवे के अंतर्गत, तो उसको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है उनके मैटरनिटी लीव या जो एबॉर्शन या मिसकैरेज के लिए, वो अलग अलग कुछ इंटरवल्स होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है मिसकैरेज या एबॉर्शन के लिए, तो इस कंडीशन में फीमेल कर्मचारी को 45 डेज का लीव प्रोवाइड करवाया जाता है रेल प्रशासन के द्वारा। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं मैटरनिटी लीव अगर वो कंफर्म होती है तो उस केस में उसे 6 मंथ का लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसमें यह अलग बेसिस पर हो गई और यहाँ पर यह अलग कंडीशन के अनुसार 45 डेज के आधार पर इसको दिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, बीच ऑफ द फॉलोइंग
कैटेगरीज इज इंटाइटल्ड फॉर हॉस्पिटल लीव। हॉस्पिटल लीव के लिए किस प्रकार के श्रेणी के कर्मचारी हकदार होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ग्रुप डी एम्प्लॉयज एलिजिबल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इन बफर हाइट बिटवीन टू सीबीसी, यानी दो सीबीसी के बीच जो बफर हाइट के डिफरेंस कितना होगा, मैक्सिमम वो कितना हो सकता है, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। ये जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो जो हमारा सीबीसी होता है तो इसके बीच एक रेंज होता है हमारा, तो ये रेंज जो हमारा अगर बात करें तो 75 mm से ज़्यादा मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, बीच ऑफ द फॉलोइंग सेल बी चार्ज फर्स्ट इन एन एलएचबी फॉर्मेशन बैटिंग फॉर डिस्पैच, यानी कोई एलएचबी कोचेज है वो डिस्पैच के लिए बैटिंग में हो तो उस कंडीशन में उनको किस प्रकार का उसे चार्ज करने की रिक्वायरमेंट होता है? तो दोनों हमारा बीपी पाइप और फिर एपी पाइप दोनों को सिमुलेटेसली यानी समानता स्तर पर उसके चार्ज करने की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह ट्विन पाइप जो हमारा एलएचबी कोचेज होते हैं वो ट्विन पाइप ब्रेक सिस्टम पर बेस्ड होता है, इसलिए हमें बीपी और एपी पाइप दोनों को साथ साथ चार्ज करने की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्राइमरी मेंटेनेंस इज अ टाइप ऑफ, यानी जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तौर पर होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी, एफआरपी से क्या समझते हैं? एफआरपी होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस में जो इस तरह का नोजल लगा है वो एफआरपी की मदद से ही बनाया गया है, यानी फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ ईएम पैड ऑफ वैगन्स, यानी जो मालगाड़ियों के ईएम पैड यानी इलास्टोमेरिक पैड के लिए जो न्यूनतम परमिसिबल साइज होता है वो क्या होता है? तो बात करिए तो 46 mm न्यू कंडीशन में होता है और 42 mm कंडम कंडीशन में इसको हम कंडम करते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम परमिसिबल पूछा गया था, तो 42 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द एक्स्ट्रा लोड कैपेसिटी ऑफ बीएलसी वैगन इज, यानी बीएलसी वैगन का एक्स्ट्रा लोड कैपेसिटी कितना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो बीएलसी वैगन का एक्स्ट्रा लोड कैपेसिटी होता है 20.32 टन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बीएलसी वैगन की अगर बात करें यहाँ पर, तो बीएलसी वैगन का जो एक यूनिट होता है वह 5 कार के फॉर्मेशन से बनते हैं, जिसमें 5 कार की अगर बात करें तो दोनों एंड पर हमारा ए कार लगे होते हैं, बीच के मिडल्स में हमारा 3B कार लगा होता है। ए कार के साथ हमारा सीबीसी अटैच्ड होता है, जबकि बी कार के साथ हमारा एसडीबी यानी स्लैकलेस ड्रॉप बार जो हमारा होता है, जिसका रेल लेवल से हाइट केबल और केबल 845 mm होता है, जबकि सीबीसी का हाइट 1105 mm होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डज राइड इंडेक्स मेजर्स, यानी जो राइड इंडेक्स होता है क्या मेजर करता है? तो ये पैसेंजर के कंफर्ट्स को मेजर करता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिया गया स्पीड, वेट, डिस्प्लेसमेंट, यह किसी को मेजर नहीं करता है। यहाँ पर ऑल ऑफ द ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड ईओ डैम्पर इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में जो ईओ डैम्पर लगा होता है उसका काम क्या उद्देश्य होता है? तो इसका काम मेनली होता है कि जो हमारा जो कोचेज का रोलिंग मोशन को मिनिमाइज करना होता है, साथ ही साथ जो हमारा कोचेज का राइडिंग इंडेक्स होता है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो वेन नो लीव इज एडमिसिबल अंडर एनी अदर रूल्स द लीव ग्रांटेड इज नोन एज, यानी जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार्य नहीं हो तो दी गई छुट्टी के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार की छुट्टी उस स्तर पर दिया जा सकता है, तो उसमें EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव प्रोवाइड करवाया जाता है। जब भी कोई भी छुट्टी अदर छुट्टी किसी भी रूल के अंतर्गत एडमिसिबल करना पॉसिबल ना हो तो EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जाता है कर्मचारी को। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डज कोड 95 ऑन WSP सिस्टम इंडिकेट्स, एंड WSP सिस्टम जो हमारा व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस होते हैं उसके जो माइक्रो प्रोसेसर जो बोर्ड होता है वहाँ पर 95 कोड शो करता है। तो इसका शो करने का कॉज होता है कि यह वोलाटाइल फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, और वोलाटाइल फॉल्ट्स होता है जो हमारा प्रीवियस जो फॉल्ट्स कोड होगा वो दोबारा से लॉग हो चुका होगा, इसलिए वो आइडेंटिफाई कर रहा हो यानी जो रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इसे ही हम वोलाटाइल फॉल्ट्स बोलते हैं। तो यह 95 कोड अगर शो करता है तो इसको वोलाटाइल फॉल्ट्स के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा हमारा 99 अगर शो करता है तो होल सिस्टम वर्किंग परफेक्टली होगा। वहीं 72 अगर शो करता है तो परमानेंट फॉल्ट एट 1 एक्सल, अगर 73 शो करता है तो परमानेंट फॉल्ट एट सेवरल एक्सल होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डंप वाल्व, यानी जो डंप वाल्व का उद्देश्य क्या होता है, यानी एंटी स्किड वाल्व का क्या उद्देश्य है। तो इसका काम होता है कि जो ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर हो उसको एज पर इंस्ट्रक्शन जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा दिया जाएगा उसके अनुसार ब्रेक सिलेंडर प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है येलो पॉइंट्स इज प्रोवाइडेड ऑन एक्सेल बॉक्स इंडिकेट्स फॉर, यानी येलो पॉइंट्स के लिए दर्शाए गए एक्सेल बॉक्स पर प्रदान किया जाता है। यानी जो येलो पॉइंट्स जो लगे होते हैं एक्सेल बॉक्स के ऊपर वो लोकेशन इंडिकेट करता है जहां से हम एक्चुअल टेम्परेचर बियरिंग का मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है LAP शैल बी क्रेडिटेड टू अ रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ, यानी LAP एक रेल सेवक को डैश की दर से जमा किया जाएगा। तो LAP को जो कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाया जाता है वो 1 जनवरी को 15 LAP और 1 जुलाई को 15 LAP दिया जाता है। टोटल कर्मचारी को पूरे एक ईयर में 30 LAP प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें 2.5 LAP पर मंथ इसको क्रिएट किया जाता है। जमा होते होते 6 महीने में जब यह 15 LAP होता है तब उसके खाते में जनवरी या जुलाई बेसिस पर उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि कितने अमाउंट में वो उसके प्रत्येक मंथ उसको जमा किया जाता है। तो यह 2.5 डेज पर मंथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं प्राइमरी सस्पेंशन यूज्ड इन फिएट बोगी इज, यानी फिएट बोगी में जो प्राइमरी सस्पेंशन यूज किया जाता है वह डबल नेस्टेड कॉइल स्प्रिंग होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है एच टाइप कपलर इज यूज्ड इन, यानी एच टाइप कपलर का प्रयोग LHB कोचेज के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ कोचिंग स्टॉक इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बैगन स्टॉक के अंतर्गत ई टाइप और जो इंजन भी होते हैं उसमें भी AAR ई टाइप का ही CBC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी क्लास ODC, बी क्लास ODC का स्पीड होता है 40 kmph। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मूवमेंट
डे एंड नाइट दोनों के दौरान किया जाता है। नाइट में विथ स्क्वाटिंग स्टाफ के साथ इसको मूवमेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट ऑफ फ्रेट रैक ड्यूरिंग मेंटेनेंस, यानी जो मेंटेनेंस के दौरान जो मालगाड़ियों यानी फ्रेट स्टॉक के अंतर्गत जो मैक्सिमम परमिसिबल लीकेज रेट होता है वह लीकेज रेट होता है 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में हमारा G97 जो मेंटेनेंस मैनुअल है RDSO का पैम्पलेट्स दिया गया है, इसमें डिटेल्स में इसके बारे में बताया गया है कि जो फ्रेट स्टॉक का टेस्टिंग के प्रोसीजर के बारे में बताया गया कि लीकेज रेट मैक्सिमम कितना अलाउ होगा, कैसे उसका एयर बैग टेस्टिंग किया जाएगा फ्रेट स्टॉक का, उसके बारे में G97 के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, PEAV यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व और पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस कैन बी आइसोलेटेड बाई, यानी PEAV और PESD को आइसोलेट किया जा सकता है कैसे? तो इसको आइसोलेट जो किया जाता है वह किया जाता है जो हमारा आइसोलेट इन कॉक होता है ब्रांच पाइप के अंतर्गत, वहाँ से इसको आइसोलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द एनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन, यानी पैसेंजर ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन के लिए जो इनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो शुरुआती पॉइंट पर कोचेज के लिए 100% और इनरूट मिनिमम 90% ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए कोचेज के केसेस में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, आफ्टर रीचिंग ऑन एक्सीडेंट साइट फर्स्ट स्टेप 2, यानी दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पहला स्टेप जो होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ साइट्स होता है, यानी जो साइट्स जहां पर डिलीमेंट हुआ हो, दुर्घटना हो, उस साइट्स को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया जाए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टाइप ऑफ कपलर इज यूज्ड इन लोकोमोटिव्स, यानी लोकोमोटिव्स के कपलर का प्रयोग किया जाता है, यानी जो लोकोमोटिव्स होते हैं उसमें किस प्रकार के कपलर का प्रयोग किया जाता है? तो यह AAR E टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल परसेंटेज ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एयर ब्रेक फ्रेट स्टॉक एट आउट स्टेशन? यहाँ पर आउट स्टेशन यानी इन रूट में मिनिमम परमिसिबल परसेंटेज ब्रेक पावर का पूछा गया प्रीमियम रेक के लिए। तो प्रीमियम रेक के लिए जो 95% ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर होता है, जबकि एन रूट में यह कहीं भी रेलवे बोर्ड द्वारा मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक्सल लोड ऑफ BTPN टैंक वैगन इज, यानी जो BTPN टैंक वैगन होते हैं उनका एक्सल लोड होता है 20.32 टन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नंबर ऑफ सेफ्टी वाल्व फिटेड इन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक, यानी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक होते हैं इसमें नंबर ऑफ सेफ्टी वाल्व कितने संख्या में लगा होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो अगर बात करें हम तो BTPN या BTFLN ये दोनों के अंतर्गत जो नंबर ऑफ सेफ्टी वाल्व होते हैं वह एक की संख्या में आउटसाइड डोम लगे होते हैं, यानी जो डोम लगा होता है ऊपर में हमारा, उसके बाहर एक की संख्या में हमारा BTPN और BTFLN के अंतर्गत लगा होता है नंबर ऑफ सेफ्टी वाल्व, जिसका प्रेशर सेट होता है वो 1.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पर इसको सेट किया जाता है।
वहीं बात करें हम यहाँ पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक के लिए, यानी जो BTPGL के लिए अगर बात करें तो यह इसमें नंबर ऑफ सेफ्टी वाल्व की संख्या टोटल 2 की संख्या में होते हैं और यह इनसाइड डोम लगा होता है। और इसमें अगर बात करें हम प्रेशर की, कितने प्रेशर पर इसको सेट किया जाता है, तो जो इसको प्रेशर पर सेट किया जाता है यह सेट किया जाता है 15.85 kg प्रेशर पर सेट किया जाता है। यानी इससे ज़्यादा अगर बैरल के अंतर्गत प्रेशर बनता है तो इस सेफ्टी वाल्व के जरिए इस प्रेशर पास आउट कर जाएंगे। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर ऑफ 2 नंबर्स में सेफ्टी वाल्व लगे होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक के अंतर्गत और यह लगा होता है इनसाइड डोम। और इसमें प्रेशर जो सेट किया जाता है वो 15.85 kg पर सेंटीमीटर पर प्रेशर पर इसको सेफ्टी वाल्व को सेट किया जाता है कि इससे ज़्यादा का प्रेशर बैरल के अंतर्गत बनता है तो इसको पास आउट किया जा सके। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन द टैंक वैगन क्लोज द मास्टर वाल्व आफ्टर, टैंक वैगन में मास्टर वाल्व को क्लोज किया जाना चाहिए कब? तो जब भी हमारा वैगन की अनलोडिंग की कर दिया जाए तो उसके बाद हमारा मास्टर वाल्व को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें हम BTPN वैगन के अंतर्गत तो BTPN वैगन में हमारा टोटल 3 तरीके से हमारा इसको क्लोज किया जा सकता है। पहला हमारा होता है मास्टर वाल्व के जरिए, दूसरा होता है हमारा BD वाल्व यानी बॉटम डिस्चार्ज वाल्व, और थर्ड हमारा होता है जो बॉटम फ्लेंज पाइप के जो कवर प्लेट होते हैं तो वहाँ से भी हम इसको लीकेज को अटेंड कर सकते हैं। टोटल 3 तरीके से इसको लीकेज को अटेंड किया जाता है BTPN वैगन के केस में। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो व्हेन लोकोमोटिव इज डिटैच्ड फॉर स्टेबलिंग ऑफ एम्प्टी ICA ब्रेक एट प्लेटफॉर्म इन हाउ मेनी कोचेज मस्ट ब्रेक्स बी अप्लाइड, यानी जब भी लोकोमोटिव्स को प्लेटफॉर्म पर एम्प्टी ICA ब्रेक की स्टेबलिंग के लिए अलग किया जाता है तो कितने रोक में कोचों में ब्रेक लगाया जाना चाहिए? तो फर्स्ट 3 कोचेज फ्रॉम बोथ एंड्स में ब्रेक लगा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ग्रांटेड ऑन एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड, यानी ड्यूटी पर दुर्घटना पर दी गई स्पेशल डिसेबिलिटी लीव्स होता है वह मैक्सिमम 24 मंथ्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल आर रॉन्ग। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर BLC वैगन फ्रॉम रेल लेवल इज, यानी रेल लेवल से BLC वैगन के लिए जो प्लेटफॉर्म के लिए जो स्टैंडर्ड हाइट रखा गया है वो रखा गया है 1009 mm, यानी 1009 mm रखा गया है। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो विच इक्विपमेंट आर नॉट चार्ज्ड व्हेन C3DB इज आइसोलेटेड इन ट्विन पाइप सिस्टम, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ट्विन पाइप सिस्टम में अगर C3 टाइप DB अगर आइसोलेट हो तो कौन सा इक्विपमेंट चार्ज नहीं होगा? तो ट्विन पाइप सिस्टम में हमारा जो AR टैंक होता है ऑक्सिलरी रिजर्वायर टैंक वो हमारा FP पाइप के जरिए चार्ज हो जाता है। तो इसमें DB आइसोलेट रहे या न रहे कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट पड़ता है कि DB अगर आइसोलेट होगा तो इसमें हमारा कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज नहीं होगा। साथ ही साथ हमारा जो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत जो प्रेशर जाता है अप्लाई कंडीशन में तो उस कंडीशन में हमारा ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत भी प्रेशर नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर बोथ कंट्रोल रिजर्वायर एंड ब्रेक सिलेंडर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व,
यानी जो सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व का क्या कार्य है, यानी क्या फंक्शन है, वो पूछा गया है। तो इसका काम होता है कि टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर, यानी एयर प्रेशर के एंट्री को कंट्रोल करने का काम सोलेनॉइड वाल्व या मैग्नेटिक वाल्व करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्लैकलेस ड्रॉ बार इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ वैगन, यानी जो स्लैकलेस ड्रॉ बार होता है वह किस प्रकार के वैगन में प्रयोग किया जाता है। तो यह BLC वैगन में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 5 यूनिट वाले जो BLC वैगन होते हैं, ए कार दोनों इन पर लगे होते हैं, बीच में हमारा बी कार लगा होता है। तो ए कार में हमारा CBC लगे होते हैं, जबकि बी कार को कनेक्ट करने के लिए हमारा स्लैकलेस ड्रॉ बार लगे होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा BLC। बी कार के कनेक्ट करने के लिए हमारा स्लैकलेस ड्रॉ बार का प्रयोग किया जाता है, जिसका रेल लेवल से हाइट केवल 845 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, द पीरियोडिसिटी ऑफ पेस्ट कंट्रोल इन AC कोच, यानी AC कोचेज में जो पेस्ट कंट्रोल का आवधिकता होता है, पीरियोडिसिटी होता है, वह 15 डेज के अंतराल पर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक व्हील सेट पर ब्रेक बाइंडिंगर होता है तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा। तो सबसे पहला स्टेप की अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि जो ब्रेक कैलिपर होगा वह जाम होना चाहिए, इसको हम चेक करेंगे। सेकेंड हो सकता है कि जो हमारा डंप वाल्व है अफेक्टेड एक्सल का, वह हमारा उसको भी चेक करना होगा। फिर इसके बाद हो सकता है कि जो हमारा ब्रेक सिलेंडर है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में होगा। तो यह सारे हमारे कॉजेज हो सकते हैं जो फर्स्ट स्टेप के दौरान हम देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, रेडियस ऑफ द फ्लेंज एट रूट ऑफ LHB कोचेज सेल नॉट बी लेस देन, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो LHB के चक्के होते हैं उसका फ्लेंज का जो रेडियस होता है इससे कम नहीं होना चाहिए। तो यह 13 mm जो होता है उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और इसको हम लेस रेडियट एट रूट ऑफ फ्लेंज बोलते हैं। और यह डिफेक्ट जो डेवलप होता है वह केवल और केवल वन साइड जो हमारा व्हील ट्रेड पर जो वियर होते हैं फ्लेंज के ऊपर, उसके कारण यह डिफेक्ट्स हमारा क्रिएट्स होते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इन बफर हाइट बिटवीन 2 CBC, यानी 2 CBC के बीच जो मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस होगा बफर हाइट में वो होता है 75 mm। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो इफ ब्रेक सिलेंडर पाइप प्रेशर इज बिलो 0.6 बार्स द ब्रेक इंडिकेटर सोच, यानी जो अगर बात करें यहाँ पर ब्रेक इंडिकेटर की, तो वह बार के बेसिस पर पूछा गया है कि वह ब्रेक सिलेंडर का जो प्रेशर होगा पाइप के अंतर्गत अगर बिलो 0.6 बार अगर होता है तो यह ग्रीन कलर को ब्रेक इंडिकेटर जो होगा ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा। अगर वह 0.6 एंड एबव बार्स अगर होगा तो यह रेड कलर में इंडिकेट करेगा। यहाँ प्रश्न में बिलो 0.6 बार्स पूछा गया था, तो इसमें ग्रीन कलर ब्रेक इंडिकेटर सोच करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ड्यूरिंग चेक ऑफ कंटूर ऑफ नक्कल ऑफ द कंटूर गेज मस्ट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि नक्कल की अगर कंटूर अवस्था को चेक करने के लिए जो कंटूर गेज होगा वो मस्ट कंडीशन में पास आउट होना चाहिए, तभी हम नक्कल के कंटूरनेस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन इमरजेंसी एप्लीकेशन द ब्रेक सिलेंडर प्रेशर
राइजेज फ्रॉम 0.0 से लेकर 3.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी इमरजेंसी कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर 0 से लेकर 3.6 तक राइज करता है, तो इसमें राइज करने में जो समय लगता है वह 3 से लेकर 5 सेकेंड तक का समय लगता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग शुड नॉट बी मोर देन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सिंगल कार टेस्टिंग यानी SCTR के बारे में पूछा जा रहा है कि जो एयर लीकेज होता है कोचेज के अंतर्गत, उसके दौरान हमारा जो लीकेज रेट होगा वो होगा 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द कोडल लाइफ ऑफ टैंक वैगन। टैंक वैगन के लिए जो कोडल लाइफ है वो 45 ईयर्स है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, द कलर ऑफ BPC ऑफ क्लोज सर्किट रैक। क्लोज सर्किट रैक के लिए जो ब्रेक BPC का जो कलर पेपर यूज किया जाता है वो येलो कलर का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डाया ऑफ सेम कैशन ऑफ बोगी ऑफ अ वैगन हाउ मेनी mm। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा व्हील कि जो ट्रेड में जो हमारा डायमीटर में हमारा जो परमिसिबल डिफरेंस होता है सेम एक्सल, सेम ट्रॉली और सेम वैगन के अंतर्गत वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में केवल सेम बोगी में पूछा गया था, तो सेम बोगी में यह 13 mm होता है। यानी सेम एक्सल पर हमारा 0.5 mm, सेम ट्रॉली या बोगी में 13 mm और सेम वैगन में अगर पूछा जाता है तो यह 25 mm का डिफरेंस होता है, यह वैगन के केस में होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द ग्रॉस क्लियरेंस फॉर ए क्लास ODC। ए क्लास ODC के लिए जो ग्रॉस क्लियरेंस होगा वो कितना होगा। तो ग्रॉस क्लियरेंस की अगर बात करें ए क्लास ODC के लिए तो यह 9 इंच होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। यानी 9 इंच का रेंज की अगर बात करें यहाँ पर अगर, तो ए होता है 230 mm और एभव अगर वह फिक्स्ड स्ट्रक्चर से अगर एभव होता है तो वह ए क्लास ODC की रेंज में आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ड्यूरिंग द एयर ब्रेक टेस्ट ऑफ द रेक विच होज पाइप शुड बी कनेक्ट फर्स्ट। यानी रेक के एयर ब्रेक टेस्ट के दौरान सबसे पहले किस पाइप को जोड़ा जाना चाहिए। तो अगर बात करें हम एयर ब्रेक की अगर टेस्ट किया जाता है तो इस दौरान अगर बात करें हम तो किसी भी प्रकार के पाइप को पहले कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी एनी होज पाइप, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मेंशन रहता कि ब्रेक पाइप BP पाइप को ही टेस्ट करना है पहले तो ब्रेक पाइप होता, अगर FP को अगर टेस्ट करना हो तो पहले FP ही होता, लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि किस प्रकार को हमें कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार हमारा एनी होज पाइप किसी प्रकार के पाइप को पहले हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, ड्यूरिंग सर्विस एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक शुड अप्लाई इन। यानी जब सर्विस एप्लीकेशन के दौरान जो ब्रेक अप्लाई होता है वह 3 से लेकर 5 सेकेंड के अंतराल पर होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन इमरजेंसी पुल बॉक्स पुलेड फ्रॉम इनसाइड द कोच। यानी जब इमरजेंसी पुल बॉक्स कोच के अंदर से पुल आउट किया जाता है तो उसके कब किया जाता है, तो यह किया जाता है जब एयर प्रेशर ड्रॉप्ड हो चुका हो। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है,
प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एक्सीलेटर, यानी ब्रेक एक्सीलेटर का सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत होता है कि यह इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान प्रत्येक एक्सल पर ब्रेक लगाने का काम करता है, यानी इमरजेंसी ब्रेकिंग इन ईच एक्सल ऑफ ब्रेक। ऑप्शन नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट डज राइडिंग इंडेक्स मेजर। राइड इंडेक्स जो मेजर करता है वो पैसेंजर के कंफर्टनेस को मेजर करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑल वाज रॉन्ग। नेक्स्ट अगर प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो जो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, द करेक्ट एक्शन ऑफ एक्सल बॉक्स फिलिंग बाय मैनुअली इज, यानी मैनुअल रूप से एक्सल बॉक्स को फिलिंग किया जाना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो इफ द प्राइमरी स्प्रिंग्स ऑफ एक्सल बॉक्स इज बिग इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, यानी किसी एक्सल बॉक्स का जो प्राइमरी स्प्रिंग है वह बिग हो तो इस किसके द्वारा पहचान किया जा सकता है। तो इसमें हम पहचान करने की अगर बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि जो हमारा प्राइमरी डैम्पर्स है वो डिफ्लेक्शन पोजीशन में आ गया हो। तो इससे हमारा यह पता चल जाता है कि जो प्राइमरी स्प्रिंग है हमारा वो बिग कंडीशन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इन केस ऑफ ग्रीस ओजिंग कैन बी सीन फ्रॉम, ग्रीस ओजिंग रिसाव होने की स्थिति में देखा जा सकता है कि जो हमारा फ्रंट सीलिंग रिंग होता है उससे बाहर हमारा ग्रीस बाहर निकलते हुए आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज मीन्स ऑफ एंटी क्लाइमिंग। एंटी क्लाइमिंग का मतलब होता है कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमिंग ऑन ईच कोच टू अनदर कोच इन एक्सीडेंट, यानी जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होता है, तो एक कोच दूसरे कोच के ऊपर नहीं चढ़ पाता। यही एंटी क्लाइमिंग का फीचर्स होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह फीचर्स एलएचपी कोचेज के जो एच टाइप सीबीसी है उसमें यह फीचर्स के साथ आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चार्जिंग टाइम ऑफ सीआर, यानी कंट्रोल रिजर्वायर का चार्जिंग का समय होता है 160 सेकेंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज पर कितने नंबर्स में ब्रेक सिलेंडर प्रोवाइड होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एलएचबी कोचेज में हमारा 2 ट्रॉली लगे होते हैं, प्रत्येक पर 2 एक्सल हमारा लगा होता है। प्रत्येक एक्सल पर हमारा ब्रेक डिस्क के पास एक एक ब्रेक सिलेंडर लगे होते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि टोटल यहाँ से 4 ब्रेक सिलेंडर और यहाँ से हमारा टोटल 4 ब्रेक सिलेंडर, सारे को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल 8 ब्रेक सिलेंडर पर एलएचबी कोच ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है एलएचबी कोचेज के अंतर्गत। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अंडर विच शेड्यूल्स इन सिंगल कार टेस्ट कैरिड आउट, यानी सिंगल कार टेस्ट किस शेड्यूल के तहत किया जाता है। तो सिंगल कार टेस्ट का प्रयोग केवल और केवल आईओएच एंड पीओएच के दौरान कोच को 1 बाई 1 टेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नॉन ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स तमिलनाडु स्टेट्स फॉल्स अंडर विच रीजन, यानी ऑफिशियल भाषा के नियमों के अनुसार तमिलनाडु राज्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह रीजन सी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ मेनी लैंग्वेज शुड रबर स्टैम्प्स बी इन, यानी रबर स्टैम्प को कितनी भाषाओं में होना चाहिए। तो रबर स्टैम्प को हमेशा बाइलिंगुअल फॉर्मेट में तैयार किया जाता है, यानी हिंदी एंड इंग्लिश फॉर्मेट में।
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 लैंग्वेजों में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स शुड डिवीजन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी मीटिंग्स बी हेल्ड। यानी जो हमारा डिवीजन लेवल पर जो मीटिंग कराई जाती है ऑफिशियल लैंग्वेज का, उसका अंतराल कितने इंटरवल पर कराए जाते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो डिवीजन लेवल पर इसकी मीटिंग जो कराई जाती है वह कराया जाता है 3 मंथ्स के अंतराल पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो डिविजनल स्तर पर जो इसके चेयरमैन होते हैं वो DRM होते हैं। वहीं जोनल स्तर पर भी इसकी मीटिंग 3 मंथ के अंतराल पर कराया जाता है। वहाँ पर इसका चेयरमैन GM यानी जनरल मैनेजर होते हैं। इसके अलावा आप कन्फ्यूज ना हो TOLIC से, यानी जो टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी होता है यह OLIC से अलग होता है। TOLIC का जो मीटिंग करवाया जाता है यह 6 महीने के अंतराल पर कराया जाता है और इसके जो चेयरमैन होते हैं वह सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं। जिस सिटी में TOLIC कंडक्ट करवाया जा रहा हो उसके सीनियर मोस्ट ऑफिसर इसके चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया वह 3 की संख्या में है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक्सक्लूडिंग प्रांगत। प्रांगत को छोड़कर 3 होते हैं पाठ्यक्रम, जिसमें प्रबोध, प्रवीण और प्राग 3 पाठ्यक्रम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यानी हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता वर्ल्ड हिंदी दिवस, तो यह प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति यानी कमेटी। सेंट्रल हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हु इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। यानी जो डिवीजन लेवल पर जो कमेटी कंडक्ट करवाए जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज के, उसके चेयरमैन DRM होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जोनल स्तर पर इसके चेयरमैन GM होंगे। दोनों की मीटिंग 3 मंथ्स के अंतराल पर कराए जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, विच इज द एलिमेंट्री हिंदी कोर्सेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक जो पाठ्यक्रम होते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्रारंभिक प्रबोध होता है, मीडियम में प्रवीण और लास्ट जो फाइनल होते हैं वह प्रयाग होता है। यहाँ पर एलिमेंट्री पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए प्रबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं, व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड। यानी जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पास किया गया था वह 1976 के अंतर्गत पास किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान निकोबार आइलैंड्स फॉल्स अंडर बीच रीजन्स। यानी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह किस रीजन के अंतर्गत आते हैं? तो टोटल भारत को 3 रीजन्स में क्लासीफाई किया गया है, ए रीजन्स, बी रीजन्स और सी रीजन्स, जिसमें जो अंडमान निकोबार आते हैं वह ए रीजन्स के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं, जिससे आपका भी पेपर का सॉल्यूशन किया जा सके। धन्यवाद।